हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने थर्ड एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किया था, है ना। और वो था हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, आई थिंक आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आपने सभी ने पढ़ लिया। फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा दिया था आपको, ऑसिलेशन एंड वेव्स के अंतर्गत ही पढ़ा दिया था आपको कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इक्वेशन क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, पोजीशन क्या होती है ना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया था। और ग्राउंड स्टेट एनर्जी से मतलब मैंने कल भी बताया था आपको कि वो मिनिमम एनर्जी से होता है कि कम से कम एनर्जी कितनी है, और इसी मिनिमम एनर्जी को हमने निकाला था पूरा प्रोसीजर से। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनमें अनिश्चितता, पोजीशन और मोमेंटम में डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स हो गई थी। फिर हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाया था क्योंकि एप्लीकेशन तो उसी का पढ़ रहे हैं तो यूज़ भी उसी का ही आएगा। ठीक है, फिर हमने क्योंकि मिनिमम एनर्जी प्रूव करना है तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। जीरो करके हमने एक्सट्रीम पॉइंट निकाल के और उस एक्सट्रीम पॉइंट को हमने एनर्जी में रख दिया था, तो वो एनर्जी मिनिमम थी और हमारी कितनी आ गई थी, हाफ एच कट ओमेगा नॉट। और इसी एनर्जी को हमने क्या नाम दिया था, जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, तो पेपर में मैंने बता भी दिया था आपको क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। जीरो पॉइंट एनर्जी भी पूछ सकता है आपसे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे न्यूनतम ऊर्जा भी पूछ सकता है ना, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के नाम से वो पूछ सकता है क्वेश्चन को, कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे। अदरवाइज वो आपको सीधा सिद्ध करने के लिए भी दे सकता है। समझ में आ गई, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चले, अब हमारा लास्ट जो एप्लीकेशन है इसका वो है नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, अब नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ कि नेचुरल विड्थ ऑफ एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। यानी कि मैं बता रही हूँ, तसल्ली रखो, कि उत्तेजित ऊर्जा स्तर की का स्वाभाविक विस्तार। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन है, और वो क्या है, नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, यानी कि वर्णक्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। वर्णक्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार समझने से पहले क्या बताया जाता है, उत्तेजित ऊर्जा स्तर का स्वाभाविक विस्तार, क्योंकि वर्णक्रमी रेखाओं का तभी समझ में आएगा जब आप उत्तेजित ऊर्जा स्तर का स्वाभाविक विस्तार समझेंगे। समझ में आ गई बात, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ। हेडिंग क्या है, फोर्थ एप्लीकेशन क्या है हमारा, फोर्थ एप्लीकेशन है नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस मतलब वर्णक्रमी रेखा। ठीक है, नेचुरल विड्थ मतलब स्वाभाविक विस्तार, तो वर्णक्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। समझ में आ गई। ठीक है, तो वर्णक्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार समझाने से पहले मैं आपको क्या बताऊंगी, उत्तेजित ऊर्जा स्तर का स्वाभाविक विस्तार, उसी से रिलेटेड है आपका वर्णक्रमी रेखाओं या स्पेक्ट्रल लाइन का स्वाभाविक विस्तार। समझ में आ गई, तो इसको बताने से पहले इसमें एक सब हेडिंग है, वो क्या है, उत्तेजित ऊर्जा स्तर का स्वाभाविक विस्तार, यानी कि नेचुरल विड्थ ऑफ एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, टू एक्सप्लेन दिस फर्स्ट वी अंडरस्टैंड what we understand the natural width of एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, यानी कि वर्णक्रमी रेखाओं के स्वाभाविक विस्तार को समझने से पहले हम किसके बारे में बता रहे हैं, उत्तेजित ऊर्जा स्तर के स्वाभाविक विस्तार के बारे में। समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, और फिर इसमें डेरिवेशन है। ठीक है, सिंपल सा डेरिवेशन तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, समझने की बात है। आप सभी ने ये पता है, आपको ये सबको पता है कि जो मूल ऊर्जा स्तर होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के, दो ऊर्जा स्तरों के बारे में पढ़ते हैं अपन। एक तो होता है मूल ऊर्जा स्तर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको तो आप समझ लीजिए ये ग्राउंड स्टेट है, और ये है आपका एक्साइटेड स्टेट।
ठीक है, यानी कि ये तो मूल ऊर्जा अवस्था है और ये उत्तेजित ऊर्जा अवस्था है। ठीक है, अच्छा, ग्राउंड स्टेट में किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है, हमें पता है, और ग्राउंड स्टेट उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा स्थायी अवस्था होती है, क्योंकि उसमें एनर्जी मिनिमम होती है, और एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी या स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होता है। ये सभी चीज़ें आप जानते हैं, पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी कई बार यूज़ होता होगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है, नाम से पता चल रहा है, उत्तेजित ऊर्जा अवस्था। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से क्या करता है, बोर मॉडल में हम लोग ये चीज़ें पढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसके पास एनर्जी कम होती है और वो स्टेबल होता है। समझ में आ गई? जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है तो ना तो उसको ज़रूरत पड़ती है एनर्जी लेने की और ना ही ज़रूरत पड़ती है एनर्जी देने की, यानी कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और अमीशन दोनों की ही उसे ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन बोर ने ये बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ठीक है, तो उसे क्या करनी पड़ती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि उसे ये डिफरेंस पार करना पड़ता है, और ये डिफरेंस ही क्या कहलाता है, आप इसको पढ़ते हो फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, या आप इसको सिंपली एनर्जी गैप भी कह सकते हो। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिस्टेंस है वो है डेल्टा ई, मैंने ऐसे कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ये तो क्या है, ऊर्जा का अंतर, यानी कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड एनर्जी स्टेट के बीच में एनर्जी का क्या है, डिफरेंस है। अब इलेक्ट्रॉन अगर निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गया, सपोज कर लो कि उसके पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी। ठीक है, और ये उसकी स्टेबल एनर्जी थी, लेकिन उसको कहाँ जाना था, एक्साइटेड में, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी से ले ली उधार, और अब वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर उसकी एनर्जी हो गई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन ये एनर्जी एक्साइटेड स्टेट उसकी स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई। एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, जबकि एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एनर्जी इसकी बढ़ गई, स्टेबिलिटी कम हो गई, तो अब ये यहाँ पर, ये इसका घर नहीं है, तो ये यहाँ पर स्थायी रूप से नहीं रह सकता। जैसे आपको भी पता है, आप अपने घर में स्थायी रूप से रह सकते हो, किसी के घर जाते हो तो आप मेहमान बन के जाते हो, फिर वहाँ पे हमेशा नहीं रह सकते, लौट कर वापस आते हो। समझ में आ गई? सेम ऐसे ही ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन का घर है, वहाँ पे वो कितने भी टाइम तक रह सकता है और वो उसकी स्टेबल कंडीशन है, पर वो यहाँ से जब हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो वो कुछ एनर्जी लेकर के जाएगा। अब क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ गई, स्टेबिलिटी कम हो गई, तो वो यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रह सकता, कुछ टाइम के लिए रहता है और वापस जितनी एनर्जी लेकर गया उतनी एनर्जी को एमिट करके वापस अपनी जगह पर वापस आ जाता है। समझ में आ गई? तो जितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में रहता है वो कहलाता है उसका जीवन काल। समझ में आ गई? समझ में आई बात आपको? यानी कि उसका क्या कहलाता है, लाइफ टाइम। जितने समय तक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से निकलकर एक्साइटेड स्टेट में जाता है और जितने समय तक वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है वो उसकी लाइफ टाइम या उसका जीवन काल कहलाता है, और ये जनरली होता है 10⁻⁸ सेकेंड। ये भी आप लोग जानते हैं। समझ में आ गई? उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में या एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में किसी भी इलेक्ट्रॉन की लाइफ टाइम या जीवन काल 10⁻⁸ सेकेंड होता है। समझ में आ गई? इसका मतलब ये है कि इतने समय तक ऊर्जा स्तर के निर्धारण में क्या बनी रहती है, अनिश्चितता। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन जितने समय तक एक्साइटेड स्टेट में रहेगा वो उसका लाइफ टाइम है, और लाइफ टाइम होती है 10⁻⁸ सेकेंड, और 10⁻⁸ सेकेंड के टाइम में उसकी एनर्जी को फिक्स करने में अनिश्चितता रहती है। बात समझ में आ रही है? यानी कि वो इस एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में रहेगा या नहीं रहेगा, इसमें उसको क्या रहती है, अनसर्टेनिटी, यानी कि क्या रहती है, अनिश्चितता रहती है। यानी कि ये क्या है, ये समय क्या है उसका, समय में अनिश्चितता। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं इसको कहूँ कि ये है पोजीशन नंबर ए और ये है पोजीशन नंबर बी, ठीक है, ए पोजीशन में ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है, मैंने मान लिया ई ए, और यहाँ पर एनर्जी है इसकी ई बी, यानी कि पहली वाली पोजीशन में ई ए है और बी पोजीशन में है एनर्जी ई बी। समझ में आ गई? अब उसने एनर्जी ई ए माइनस ई बी तो क्या है, डेल्टा ई। हालांकि मेरा इससे कोई काम नहीं है, लेकिन ये कितने समय तक एक्साइटेड स्टेट में रहा, 10⁻⁸ सेकेंड, तो ये क्या है, समय में अनिश्चितता। ठीक है, ये इसका क्या कहलाता है, लाइफ टाइम। और इतने समय तक ऊर्जा के निर्धारण में भी क्या रहती है, अनिश्चितता बनी रहती है। समझ में आ गई बात आपको? तो व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन टाइम, डेल्टा टी बी कितना है भाई, 10⁻⁸ सेकेंड।
क्योंकि बी क्यों लिया है मैंने, एक्साइटेड स्टेट को मैंने बी से शो किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो समय में अनिश्चितता है वो कितनी, 10⁻⁸ सेकेंड। बात समझ में आ रही है आपको। अब हम एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन जानते हैं। व्हाट इज एनर्जी टाइम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन, हम लिखेंगे सिंस बाय एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन ऑफ हाइजेनबर्ग। हम जानते हैं, सभी पढ़ा हुआ है हमने कि डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू h कट बाई 2 होता है। हमें पता है इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है। तो हम जब अब तक सॉल्व करते आ रहे हैं तो इसको नियर अबाउट लेकर के चलते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहला वाला किया था उसमें हमने नियर अबाउट h कट लिया था, उसके बाद के जो किए हैं हमने उसमें h कट बाई 2 ही लिया है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ को। तो डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ये नियर अबाउट किसके लेंगे हम, h कट बाई 2 के। ग्रेटर देन का साइन ना लेकर के हम क्या लेते हैं, नियर अबाउट का साइन लेते हैं, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है उसमें ये क्या है, डेल्टा ई बी डेल्टा टी बी, और बी कंडीशन में ही तो अनसर्टेनिटी है भाई। ए में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ए तो निश्चित उसकी स्थिति है। अनिश्चितता किस में है, बी पोजीशन में। तो एनर्जी में अनसर्टेनिटी भी बी पोजीशन में है और समय में अनसर्टेनिटी भी बी पोजीशन में है। समझ में आ गई। अब समय में जो अनसर्टेनिटी है यानी कि टाइम की जो अनसर्टेनिटी है बी पोजीशन में, उसको मैंने डेल्टा टी बी से शो किया और वो कितनी होगी, 10⁻⁸ सेकेंड। यहाँ पे रख दो ना इसको। आप क्या ऊर्जा में अनिश्चितता नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं भाई। h कट बाई 2 डेल्टा टी भी होगा और कैलकुलेट कर लो इसको। h कट की वैल्यू कितनी होती है, 1054 इंटू 10⁻⁴ जूल इंटू सेकेंड, 2 इंटू ये कितना है, 10⁻⁸ सेकेंड। जब आप इन सबको कैलकुलेट करते हो तो आपको पता है कि बी पोजीशन में ऊर्जा में अनिश्चितता कितनी आती है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में व्हाट इज द अनसर्टेनिटी। तो वो आती है आपकी, आप इसको कैलकुलेट करना, जूल में आती है 5.27 इंटू 10⁻⁻27 जूल। आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसको 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 3.29 इंटू 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप आप ये सारी कैलकुलेशन जो मैं छोड़ती हूँ आप करते होगे इसको, है ना। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जूल में आंसर आएगा, लेकिन जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे तो इतनी एनर्जी आती है। दिस इज द अनसर्टेनिटी ऑफ द इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है अनसर्टेनिटी, मतलब इतनी ऊर्जा का विस्तार हो जाता है। मतलब ये जो मैंने एक्साइटेड स्टेट है अभी मैंने एक लाइन के रूप में दिखाया है कि एक्चुअली लाइन के रूप में ना हो करके ये कुछ फैल जाता है। बात समझ में आ रही है, इसीलिए मैं ये बता रही हूँ। और हमारा टॉपिक का नाम क्या था, नेचुरल विड्थ ऑफ एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। समझ में आ गई, यानी कि स्वाभाविक विस्तार किसका, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट या उत्तेजित ऊर्जा अवस्था का। तो इस एनर्जी में अनिश्चितता या इस एनर्जी में अनसर्टेनिटी की वजह से ही जो एक्साइटेड स्टेट है वो एक लाइन के रूप में ना रह करके उसका क्या हो जाता है, विस्तार। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतने समय तक टिका हुआ रहता है कहाँ, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में, और इतने समय तक ऊर्जा निर्धारण में अनिश्चितता बनी रहती है। तो वो अपना लेवल फिक्स नहीं कर पाता कि वो यहाँ रहेगा, थोड़ा ऊपर रहेगा या थोड़ा ऊपर रहेगा। समझ में आ गई। तो उस पूरे एरिया में अनसर्टेनिटी बनी रहती है, इसलिए एक्साइटेड स्टेट को इस तरीके से ऐसे फैला हुआ दिखाया जाता है ना। ऐसे लाइन लाइन से शो कर लेना आप इसको, ऐसे डिजाइन नहीं बनाना, ठीक है। ऐसे लाइन बना लेना, मतलब आपको विड्थ दिखानी है, विस्तार दिखाना है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्राउंड स्टेट होती है ये फिक्स होती है, ठीक है। इसको आप एक लाइन के रूप में शो कर सकते हो, लेकिन एक्साइटेड एनर्जी स्टेट की ऊर्जा निर्धारण में क्या बनी रहती है, अनिश्चितता बनी रहती है। बात समझ में आ गई आपको, कितनी अनिश्चितता बनी रहती है, इतनी अनिश्चितता बनी रहती है। तो ये तो पहली चीज समझ में आ गई आपको कि व्हाट इज द नेचुरल विड्थ ऑफ एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, यानी कि उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में उसका स्वाभाविक विस्तार। अब ये जो उत्तेजित ऊर्जा अवस्था का स्वाभाविक विस्तार है दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, यानी कि वर्णक्रमीय रेखाओं के स्वाभाविक विस्तार से सीधा जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है वो देखिए, अगर आपने स्पेक्ट्रम देखा हो तो प्रिज्म वगैरह का, अगर आपने 12th में प्रैक्टिकल किया हो तो वहाँ पे आपने स्पेक्ट्रल लाइंस देखी होंगी, तो वो बिल्कुल ऐसे रेखा, बिल्कुल ऐसे करेक्ट लाइन भी नहीं दिखाई देती है, बल्कि वो कुछ फैली हुई नजर आती है। अगर प्रिज्म भी नहीं देखा आपने तो आपने इंद्रधनुष तो देखा ही होगा। हालांकि इंद्रधनुष के फैले हुए दिखने के और भी कई रीज़न है, ठीक है। विसरण भी है उसका,
ठीक है, क्योंकि उसमें प्रकार रेखाओं का अलग अलग रंगों की लाइन होती है, 7 रंगों की, तो 7 रंगों का वातावरण में या वायुमंडल में फैलाव अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, वो उसके और भी कई रीज़न है, लेकिन अगर आपने प्रिज्म का क्या देखा हो, स्पेक्ट्रम देखा हो, तो उसमें जो 7 रंग दिखाई देते हैं वो आपको क्लियर नहीं नजर आते। क्लियर मतलब ऐसे नहीं है कि एक रंग की लाइन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं ऐसे क्लियर नहीं दिखते, बल्कि ये सारे कलर ब्लर होते हैं। ब्लर मतलब मिक्स्ड दिखाई देते हैं। ये लाइन इसमें जुड़ी हुई होती है, ये इसमें ऐसे फैले फैले से दिखाई देते हैं, पर आपको पता होता है कि ये रंग दिख रहे हैं। कलर क्लियर दिखाई देते हैं, बट लाइंस क्लियर नहीं होती, कुछ डिस्टेंस पे भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये कहलाता है स्वाभाविक विस्तार। किसका? वर्णक्रमी रेखाओं यानी कि स्पेक्ट्रल लाइन का। बात समझ में आ रही है? तो सारी बात हम बता चुके हैं। आप यहाँ पे बता देंगे, डायग्राम बना लेना, बता देना कि इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो स्टेबल होता है, लेकिन जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है और इतने समय तक 10⁻60 सेकंड तक रहता है, वो उसका जीवन काल कहलाता है। इतने समय तक उसके ऊर्जा निर्धारण में अनिश्चितता बनी रहती है, वही उसके एक्साइटेड स्टेट की ऊर्जा स्वाभाविक विस्तार कहलाती है। समझ में आ गई? ये सारी चीज़ें बता देना। ठीक है, अब आ जाइए आप इसके स्पेक्ट्रल लाइन की नेचुरल विड्थ। अब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे वो कि कितने होती है वो। ठीक है, देखें, आपको पता है सिंस डेल्टा ई बी क्या होता है, दैट इज नियर अबाउट एच कट बाई 2 डेल्टा टी बी होती है भाई। ठीक है, इसी को हम आगे यहाँ पे ये जो टी बी है, वेयर टी बी इज इक्वल टू वॉट, TB is lifetime of electron in excited state। समझ में आ गई? तो जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, तो एनर्जी को क्या करेगा? एमिट करेगा। ठीक है, तो एनर्जी एमिशन कितना होगा? एनर्जी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिटर्निंग एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, और वो कितना होगा? वो पता है कितना होगा? EB प्लस माइनस डेल्टा EB माइनस EA। अब ये डेल्टा EB क्या है आपको पता ही है, ऊर्जा में अनिश्चितता है। EB उसकी करेक्ट एनर्जी है। भाई देखो, ये तो है EB और ये जो फैलाव हुआ है ना, ये है डेल्टा EB। बात समझ में आ गई? तो एनर्जी यहाँ पर तो कितनी है? EB प्लस डेल्टा EB माइनस, क्यों? क्योंकि ये इसके नीचे भी हो सकता है फैलाव। बात समझ में आ रही है? इसलिए 2 साइन लिए, प्लस बी और माइनस बी। प्लस है ऊपर के लिए, माइनस है नीचे के लिए, तो फैलाव ऊपर नीचे किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ये क्या है? इतनी एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी। जब वो वापस आएगा तो उसको ये वाली एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा में से तो कम घटाओगे। यहाँ पर कितनी है? या तो EB प्लस डेल्टा EB होगी या EB माइनस डेल्टा EB होगी, उसमें से आपको क्या घटाना है? EB। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ emitting फोटोन, जो फोटोन को निकाल करके वो वापस आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? न्यू इज इक्वल टू वो होगी EB प्लस माइनस डेल्टा EB माइनस EA अपॉन H। ये तो एक साथ है, इसमें से मैंने EA घटा दिया, क्योंकि आपको E बराबर H न्यू होता है ना, तो H से डिवाइड कर दोगे एनर्जी को तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। समझ में आ गई? तो आपको क्या करना है यहाँ पे, EB माइनस EA को तो एक साथ ले लो आप, और एलसीएम तोड़ लो, अपॉन H प्लस माइनस डेल्टा EB अपॉन H लिख सकते हैं ना, एलसीएम तोड़ के इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है? ये कहलाता है आपका न्यू, और ये क्या कहलाता है? डेल्टा न्यू। समझ में आ गई? तो ये आप इसको फिर किसी और से शो करो, इसको आप ऐसा करो, न्यू E से शो कर दो ये अमिटिंग फोटोन की। तो न्यू E कितना आता है? न्यू प्लस माइनस डेल्टा न्यू आता है। समझ में आ गई? तो जो डेल्टा न्यू है आप बता दो यहाँ पे, वेयर डेल्टा न्यू इज व्हाट, डेल्टा न्यू है डेल्टा EB अपॉन H, और यही क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। समझ में आ गई? आप चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? डेल्टा EB मैं निकाल के बता चुकी हूँ आपको, ये रही जूल में। H की वैल्यू आप जानते ही हो, ये भी जूल इंटू सेकंड में आती है। तो आप न्यू फाइंड आउट करके मेरे को बताना कि कितनी आती है। सेकंड इनवर्स में आएगा ऑब्वियसली आंसर। ठीक है, तो ये आपका 4th एप्लीकेशन भी खत्म हो गया है, और अब जो है आपका कैलकुलेट कर लेना भाई, इसको डेल्टा EB जूल में रख के और ये रख के कैलकुलेट कर लेना। अब आपका कुछ एक न्यूमेरिकल बच रहे होंगे इसमें। कल अपन, ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया, 5th चैप्टर है, और सेकंड सेक्शन आपका यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। किसका? फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट और सेकंड सेक्शन खत्म। कल हम शुरू करेंगे 3rd सेक्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू।